हाँ, क्या पढ़े थे बताइए तो लास्ट। अरे बताएंगे क्या पढ़े थे। दिखाओ दिखाओ। वो हो गया था क्या? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन दिए थे ना। हाँ बना है। न्यूमेरिकल बना। हाँ वो देख देखा के तो नहीं बना लिए कहीं से, खुद से बनाया ना। तो क्या क्या आंसर क्या था? अरे बोलिए क्या आंसर है, कोई बनाया है? न्यूमेरिकल कल जो दिए थे, कल आए थे? नहीं तो आपके पास नहीं होगा। अरे जो लोग आए थे कोई बनाया है? नहीं, एक भी नहीं बना, एक भी बच्चा नहीं बनाया। नहीं बना। देखिए ऑप्शन ए में कुछ इस तरह का था, ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या पूछा था कि फॉलोइंग फिगर शोज, बात बंद। फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। ईच मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम। हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका कैपिटल एम, ठीक है बाबू। तो कैपिटल एम, हर एक मैग्नेट का डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है, ठीक है। तो विच कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जरा बताओ कौन सा के पास सबसे ज़्यादा होगा, यही पूछा था। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका होता क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हम जानते हैं कि भाई ये जो डायपोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ होता है और लेंथ होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हर का एम है, कैपिटल एम है। तो अरेंजमेंट में नेट किसके पास ज़्यादा है? और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता है। तो वेक्टर है बाबू, तो ध्यान दो कि इस वाले साउथ टू नॉर्थ इसका डायरेक्शन होता है हमेशा। तो यहाँ देखिए साउथ टू नॉर्थ ये हो जाएगा डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो साउथ टू नॉर्थ ये हो जाएगा डायरेक्शन। समझ आ रहा है?
तो दो वेक्टर ऑप्शन ए में दो वेक्टर किस पे हो गया आपका, दोनों वेक्टर आपका 90 डिग्री पे हो गया एम मैग्नीट्यूड के साथ, और ये एंगल कितना हो गया 90। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दो वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वही जो पढ़े हैं क्लास 11 में, इस तरह से ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो एम नेट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो एक ही फॉर्मूला है जो हमारे पास पता है हमें, एम का स्क्वायर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का, मतलब m दोनों है, तो m का स्क्वायर प्लस 2m1 m2, तो मतलब m का स्क्वायर, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर, तो यहाँ से √2m, ये आ जाएगा इसका डायपोल मोमेंट ऑप्शन ए के कंडीशन में। ठीक है, ऑप्शन बी के कंडीशन में देखो यहाँ लिख रहे हैं, एक साउथ टू नॉर्थ देखो इस तरफ और साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, दोनों का डायपोल मोमेंट को मैंने शो कर दिया। अब देखो एक है इस तरफ और दूसरा है आपका उसी पे इस तरफ, तो नेट क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m ही है, तो नेट क्या हो जाएगा 0, ख़त्म। तो m नेट जो हो जाएगा इसमें 0 वेक्टर से भी डिनोट करते हैं इसको, लेकिन 0। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो तुम्हें पता है एक 30 पे है, इसका देखो डायपोल मोमेंट किधर जाएगा इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, इसका जाएगा इधर और इसका जाएगा इधर। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं 30 पे है एक 60 पे है, तो तुम्हें पता है कि m और m का वैल्यू तो दोनों में, इसका भी डायपोल मोमेंट m ही है, इसका भी m ही है। ठीक है, इसका भी m ही है और इसका भी m ही है। तब ध्यान दीजिए, आपको इसमें मेन देखना क्या है कि ये जो फॉर्मूला लिखोगे तो m तो वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन कॉस के एंगल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये दो के लिए हमने देख लिया, इन दोनों के लिए देख लिया है, इन दोनों का देख रहे हैं। तो एक जगह आएगा cos 30, एक जगह आएगा cos 60। तो बताओ किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा होता है, cos 30 या cos 60? 30 नो डाउट, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0। मतलब जब हम cos थीटा के लिए कोसाइन फंक्शन के लिए, अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू घटता है, समझ रहे हैं, हमको पता चल रहा है। तो जब 30 या 60 दोनों में कौन ज़्यादा 0 के करीब है, 30 है 60 है, 60 तो बड़ा है ना, 90 के पास है ना, वो 90 की तरफ, ये इससे बड़ा हो गया ना, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, समझ आ रहा है। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, समझ आ रहा है। तो एक वैल्यू एक बार डाल के देख लेते हैं। तो देखो इधर m नेट इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, तो देखो m स्क्वायर 2m स्क्वायर तो होगा ही होगा, देखो ये वाला, और इधर भी आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस करके, और साथ में क्या आएगा तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर, और देखो √3m स्क्वायर प्लस का √3m स्क्वायर, वहीं पे तुम 60 डालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। अरे समझ रहे हैं, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, तो ये बड़ा वैल्यू मिला उससे। ठीक है, एक कंडीशन में देखो कितना मिला था √2m, तो सबसे बड़ा वैल्यू किस पे मिलेगा C पे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो लिख लीजिए। और क्वेश्चन जो देते हैं ना तो सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, और एटलीस्ट होमवर्क के लिए देते हैं तो वहाँ घर पे करके आया करो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, तो एक और थोड़ा क्वेश्चन बनाइए। जो टॉपिक पढ़ चुके हैं कल, क्या पढ़े हैं बेटा, इधर देखिए, 3 डायपोल वाला 3 पढ़े हैं, है ना, तो तीनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। लिखिए क्वेश्चन। आपका जो सीट है, जो मिला है असाइनमेंट सीट, यहाँ से मिला ना मॉड्यूल, ये असाइनमेंट सीट, उसमें भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाइए, दिक्कत है पूछिए, जो टॉपिक हो जाता है चैप्टर का बनाना शुरू करिए। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, लिखिए,
टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, कैपिटल M लिखिएगा। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। फटाफट लिखिए, इतना वक्त लगाएंगे तो हो गया। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स लिखिए जिनका छूटा है, ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, कैपिटल M, ठीक है, कॉमा, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। फिर आगे लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट आपको डायग्राम में दिख जाएगा, एट पॉइंट P इज, तो कितना होगा यही आपको बताना है। तो देखिए, बनाइए तो यही क्वेश्चन। कल पूरा डायपोल पढ़ें, तीनों पार्ट। यहाँ देखो बाबू, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, और क्या, ठीक है। आगे कह रहा है कि आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, यही ना पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, जब भी एक मैंने आपको कंसेप्ट कल पढ़ाया है कि आपको एक्सियल पढ़ाया है, इक्वेटोरियल पढ़ाया है, रैंडम पोजीशन पढ़ाया ना। तो इक्वेटोरियल के लिए क्या था, ये तो इक्वेटोरियल हो गया ना। कैसे, एक बार मैग्नेट अगर ऐसा रखा हुआ है, कल ही पढ़ाया बाबू, अगर इसका ये है आपका साउथ और ये है आपका नॉर्थ, तो पता है तुम्हें कि इधर हो जाता है साउथ टू नॉर्थ इसका डायपोल मोमेंट। अगर ये m है, ध्यान से समझना, वेक्टर क्वांटिटी है, m है, तो इसका ये वाला लाइन क्या हो जाता है, पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इस लाइन पे कहीं भी अगर तुम फील्ड निकालो तो तुम्हें पता होना चाहिए फील्ड क्या होता है, इसके एंटी पैरेलल। कल निकाले हैं ना
कितना होता है भाई, याद करो क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई एक्स क्यू। एक्स जब यहाँ से इसकी क्या हो, दूरी हो। यहाँ देखो ऐसा ही है भाई, इस चीज़ को किसी भी फ्रेम में हमको दे सकता है। यहाँ देखिए ये वाला फ्रेम ऐसा है, ये वाला इधर है, तो अब ये m ऐसा है, देखो यहाँ भी m और m, तो देखो इसका m ऐसा, दोनों का साउथ टू नॉर्थ होगा। अब देखो इसके लिए मतलब कि बार मैग्नेट के लिए ये क्या हो गया, तो इसका देखो ठीक बीचों बीच से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, इसका भी वही हाल है। तो इसके वजह से फील्ड किधर हो जाता है, देखो ना, जिधर इसका डायरेक्शन होता है इसके अपोजिट, तो यहाँ भी देखो ये डायरेक्शन इधर है, तो इसके वजह से किधर हो जाएगा, इस तरफ, अरे हो जाएगा। और इसका भी नीचे है, तो इसके वजह से भी किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर सेम पॉइंट पे अगर दो वेक्टर हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है, स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं और मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन वही रह जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपका ध्यान से देखो, इसके वजह से कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन में एक्स है यहाँ पे, तब ना एक्स, यहाँ क्या है वो डी, तो डी का क्यूब। इसके वजह से भी उतना ही होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो एम आपका जो बी नेट होगा, तुमसे क्या पूछा है यहाँ पे, बी नेट ही ना, मैग्नेटिक फील्ड नेट, तो बी नेट जो हो जाएगा ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। इसके वजह से भी उतनी वैल्यू, इसके वजह से भी इतनी वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नेट। एक्चुअली में ये B1 और ये B2 सेम डायरेक्शन में, समझ आ गया? तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट्स इट, लिख लीजिए। चलिए तो आगे है, आगे ध्यान से समझिएगा। इस जगह पे हम लोगों ने बार मैग्नेट के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया। आगे है कि बार मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, याद होगा बार मैग्नेट को हम आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते थे, तो याद है टॉर्क वर्क कुछ पढ़े होंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है बाबू। तो हेडिंग डालिए, लिखिए बार मैग्नेट और उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। लिखिए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो बाबू, इस टॉपिक को समझते हैं ज़रा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्मली एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो इसका, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो वेक्टर बी। मान लेते हैं कि हर जगह इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम एक मैग्नेटिक डायपोल को डालते हो तो क्या होगा, देखो
ठीक है, यहाँ देखो, अगर जैसे आपने इसको डाला तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। बात नहीं। अब देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप नॉर्थ को या साउथ को डालते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है। जैसे वहाँ पे याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पॉजिटिव चार्ज को डालते थे तो क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता था। अगर नेगेटिव चार्ज डालते थे तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ऑलरेडी मैं ये पॉइंट्स उस दिन आपको मैं लिखवा चुका हूँ इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लो, बिकॉज नॉर्थ पोल बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। वो कितना होता था, तो देखो ये अगर डायपोल, इसका जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ अगर m है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ अगर आपका इसका m है, यहाँ लिख देता हूँ m है, और इसका इधर का भी पोल स्ट्रेंथ m ही होता है, तो m है तो इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, m इंटू b, ठीक है। और डायरेक्शन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल पर भी फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी होगा उतना ही मैग्नीट्यूड mb, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा सेंटर है और इसकी डिस्टेंस जो होगी, ये मान ले लेंथ मान लेते हैं हम, इसकी लेंथ को कुछ मान लेते हैं, देखो मान लिया कि इसका लेंथ कितना है, तो 12 है, ठीक है ना, हमने मान लिया। अब आप ध्यान से देखो, जैसे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये भी मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमें ये पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये है ना, इधर। और इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ मान लेते हैं कि इसका एंगल कितना है, ये एंगल है आपका थीटा। कितना एंगल है, थीटा। ठीक है, देखो कितना एंगल है, थीटा। ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से समझना। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, देखो ऐसा इस तरफ, और इसमें अगर आपका एक बार मैग्नेट रखा हुआ है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है इस तरफ पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड के, और साउथ पोल पे लगता है इस तरफ। खुद सोचना, अगर इस चीज़ को ऐसा, तुम ऐसा इधर फोर्स लग रहा है, देखो ऐसा इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर क्या लग रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसी को तो टॉर्क कहते हैं। तो बाबू टॉर्क हमको निकालना है, ठीक है, यही है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर ये चीज़ को, अगर टॉर्क कितना लग रहा है ये निकालना है, तो द टॉर्क, अभी कुछ आपको लिखना नहीं है, मैं नोट्स बनवा दूंगा, पहले इधर देखो। तो द टॉर्क ऑन द डायपोल because of equal and opposite force is applied on both poles। तो टॉर्क कैसे निकालते थे, याद करो तो क्लास 11, टॉर्क निकालते थे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बाबू यहाँ देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक ये जो है, ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको या तो इसको दो भागों में बांट कर देखो, या जब दो सेम अमाउंट का फोर्स पैरेलली एंटी पैरेलल लगता है,
किसी बॉडी पे और टॉर्क अगर प्रोड्यूस करता है तो उसको कपल ऑफ द फोर्स भी कहते हैं, है ना। तो कपल भी कह सकते हो, देखो ऐसे ये इधर लगा रहा है और इधर लगा रहा है, तो कपल ऑफ फोर्स में क्या होता है, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया। तो ये कैसे निकालोगे, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्या, कि इधर बना ही देता हूं आपको। देखो इधर अब इसका लेंथ तुम्हें पता है 2L लिए थे, इसका लेंथ है 2L, ठीक है। और इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, तो MB। इस पे लग रहा है इधर की तरफ फोर्स MB। बताओ दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, क्या ये होगा, ध्यान से देखना ज़रा। क्या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, अगर तुम इसको चाहो तो और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन इसका है और ये लाइन ऑफ एक्शन इसका है, समझ आ रहा है। ये इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। ये कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मैंने माना है यहाँ पे थीटा, ये अगर थीटा है ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि ये एंगल देखो, ये एंगल भी आपका थीटा ही है। अगर इसको बढ़ा दें तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल यहाँ पर भी थीटा ही होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो थीटा है, तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लो ये x है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से ये निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो मेरे हाथ को, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस पता है हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा लगाएंगे। तो क्या करोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2L, नथिंग एल्स। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क होता है फोर्स, जो भी कपल दो फोर्सेस एंटी पैरेलली अगर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं तो कपल ऑफ फोर्सेस इसको बोलते हैं। तो उस कपल ऑफ फोर्सेस में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, तो दोनों फोर्स के बीच में। तो टाउ इक्वल टू फोर्स कौन सा, तो फोर्स देखो कोई एक ले लो MB, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये भी निकाल ले हो x, ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है 2L साइन थीटा। अब यहाँ से ध्यान दे दो ज़रा सा, कैसे, तो m 2L B साइन थीटा, क्या लगता है ये क्या है, m इंटू 2L क्या होता है, बोलो बोलो, m इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो बेटा यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि MB साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाउ इक्वल टू आ जाएगा। और जब भी देखो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह का आता है, कुछ इस तरह का आता है, तो उसको अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो क्या है वो, क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो आप अगर चाहें तो इसको इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखो टाउ एक वेक्टर होता है तो टाउ पर वेक्टर चढ़ जाएगा, और m भी वेक्टर होता है और b भी वेक्टर होता है, दोनों के बीच हो गया हमारा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। यही है हमारा टॉर्क इन द कंडीशन whenever a bar magnet or magnetic dipole placed in a uniform magnetic field which had the strength vector B. Okay, write down.
देखो अब जैसे इस जगह आप लिख सकते हैं क्या चीज़ कि चूंकि या सिंस m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ml है ना, ये उसी को आप m लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये टॉपिक होता है ख़त्म। ओके, अब इधर देखिए, एक चीज़ बताओ मेरे को, इधर देखिए, इस डायपोल पे नेट फोर्स कोई तुमसे पूछेगा तो कितना लग रहा है। नेट टॉर्क तो तुम्हें पता है, रोटेशनल इम्पैक्ट है, तभी तो वही तो लाए हो, ये रोटेशनल इम्पैक्ट है। लेकिन नेट फोर्स क्या है? एक मैग्नेटिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसपे आपको इस जगह पे नेट फोर्स क्या मिल रहा है? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना आपको इस डायरेक्शन में है उतना ही इस डायरेक्शन में। तो नोट लिखिए, नीचे एक नोट लिखिए कि टॉर्क तो हम लोग निकाले हैं, लेकिन नोट एक लिखो क्या कि द नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल in uniform magnetic field, the net force on magnetic dipole in uniform magnetic field will be always zero, will be always zero. Okay? अच्छा, वहीं पर अगर यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहे तो ऐसा हो सकता है क्या? जीरो नहीं। तब क्या होगा? स्ट्रेंथ हर जगह फील्ड का क्या है? अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब हो सकता है कि इस जगह पर MB1 लगे तो दूसरे जगह क्या लगेगा? MB2। तो नेट फोर्स तब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो नोट नंबर 2, वो 1 था, सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखो, when a magnetic dipole is placed in non-uniform magnetic field, then the net force should be zero. It is not necessary. It is not necessary. Should be zero. It is not necessary. इसका मतलब क्या है कि जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादातर केस में नहीं ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे है अपना टॉपिक मैग्नेटिक, इधर ये पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, एक्चुअली में जब भी आप एक डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, रखते हैं, तो वो अपने पास एक कैरी करता है क्या चीज़? पोटेंशियल एनर्जी को। तो वो कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल को देखे होंगे, तो यहाँ पर इसको देखना है। तो लिखिए, बहुत आइडेंटिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट से, ये वाला चैप्टर बहुत आइडेंटिकल है, लेकिन थोड़ा अलग है। वहाँ सारा कहानी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का था। यहाँ पोल्स, मतलब पोल्स होते हैं इसके पास, और मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट हेडिंग, potential energy of the magnetic dipole in external magnetic field. In external magnetic field, potential energy of the magnetic dipole in external magnetic field, ठीक है। तो देखिए ज़रा इसको पढ़ते हैं बाबू, ध्यान दो। मैंने टॉपिक आपको लिखा दिया, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इधर देखिए, जैसे ही आप एक डायपोल को
मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं ठीक है, देखो ठीक है, सुनना, जैसे मान लो इस डायपोल को, इधर ध्यान देना, मान लो ऐसे रखा हुआ है, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, मान लो θ1, ठीक है, इसका एक्सिस, ओके। अगर अब तुम्हें घुमा के ले जाना है इसको θ1 से θ2, जैसे θ1 से θ2, तो अभी यहाँ एंगल था θ1, अब एंगल हो गया θ2, बड़ा एंगल। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा ये हमको जानना पड़ेगा पहले। जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना बाबू, उस वही वर्क डन इसमें किस रूप में संचित रहता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो पहले तो लिखिए इसमें जो लिखा रहे हैं, देखिए वो आपको हम समझा दिए, पहले लिखिए। मैं क्या बताया आपको कि आप जब एक डायपोल, देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि जैसे ही तुम ऐसे रखोगे तो ये क्या चाहता है, फील्ड क्या चाहता है, किसको, देखो टॉर्क लगाता है, पढ़ चुके, कितना लगाता है, एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी। वो ये चाहता है कि इसका जो एक्सिस है वो अलाइन हो जाए मेरे फील्ड के साथ, हमेशा हमेशा, ठीक है। उस टॉर्क के अगेंस्ट तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें देखो जैसे ये चाहता है इसको फ्री छोड़ दो तो क्या होगा, ये लाइन कर लेगा। लेकिन अगर मुझे इसको ऐसा किसी एंगल पे रखना है तो मुझे क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा अपोजिट मैनर में। तो अपोजिट मैनर में जो मैं टॉर्क लगाऊंगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो एक वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन ही इसमें किस रूप में संचित रहता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो अगर आप वर्क डन निकाल लेते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता खुद ब खुद चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए इधर देखना, तुम्हें पता है कि इस तरफ लगता है एम बी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसका फील्ड का बी है तो, और इस तरफ लगता है आपको एम बी, ओके, ध्यान देना। तो लेट, सिर्फ बोर्ड पे अब देखना है, लिखना कुछ नहीं है। लेट द डायपोल is rotating by an external agent in opposite manner by the angle या विथ द एंगल कर दो, विथ द एंगल θ1 to θ2। हमने ये मान लिया कि कितने से घुमाया जा रहा है, θ1 से θ2 घुमाया जा रहा है। तब देखो जैसे वर्क डन कैसे याद करो, रोटेशनल क्लास 11 में रोटेशन में वर्क डन निकालना पड़ा होगा, कैसे निकालते थे पहले बताओ। टॉर्क जो लग रहा है वो तुम इधर देखना कितना लग रहा है, एम बी साइन थीटा, इधर लग रहा था, तुम इस तरफ टॉर्क लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो लगभग तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा उससे, उसके बराबर, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम्हें लगाना है एम बी साइन थीटा, उसके बराबर। तो एम बी साइन थीटा, देखो इस फॉर्मूले में क्या है, थीटा है, तो थीटा है तो थीटा तो बदल रहा है ना, तुम कहाँ से कहाँ थीटा ले जाना चाह रहे हो, θ1 से θ2। तो एक वेरिएबल टॉर्क है जो थीटा पे डिपेंड करता है। याद करो वेरिएबल टॉर्क या वेरिएबल फोर्स का भी वर्क पावर एनर्जी में क्लास 11 में वर्क डन निकालना आप सीखे होंगे,
कैसे निकालते थे? वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला पहले क्या होता, क्या है? कांस्टेंट फोर्स का ही बताओ तो। एफ एस कॉस थीटा, बिल्कुल। एफ वेक्टर और एस वेक्टर का क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट। जब एफ क्या होता था? कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप क्या करते थे? एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, याद है? याद है ना? तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे टॉर्क हमारा वेरिएबल है, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? ऐसे अगर कांस्टेंट टॉर्क होता तो टाउ डॉट थीटा, मतलब कि जो रोल आपका फोर्स प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में क्या? टॉर्क। जो रोल डिस्प्लेसमेंट प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल प्ले करता है आपका रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। तो आपको अगर आपका कांस्टेंट फोर्स होता, कांस्टेंट टॉर्क होता, तो आप वर्क डन इक्वल टू जो रोटेशनल वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वो कितना लिख लेते हैं आप? तो वो आप लिख लेते हैं टाउ डॉट थीटा। लेकिन अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तब आपको वर्क कैसे निकालना पड़ता है? अरे वर्क पे मैं वेक्टर दे रहा हूं, बताओ, सॉरी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? अब देखिए, तो वर्क इक्वल टू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? स्केलर, वेक्टर कभी नहीं देता है, याद रखिएगा। ये बाय द मिस्टेक हम लिख रहे हैं। तो W इक्वल टू, देखो अगर वेरिएबल होता तो होता है तो क्या करते हैं बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। समझ में आ रहा है? तो यही आप हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको मिटाते हैं और आपको शुरू करते हैं। तो देखिए, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हमारा टाउ डी थीटा। कहाँ से कहाँ? तो बोलो थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ से W इक्वल टू टाउ, टाउ का वैल्यू मैं ऑलरेडी जान रहे हैं हम लोग कितना? MB साइन थीटा, क्योंकि हमें स्लोली इसको इसके अपोजिट लगाना है टॉर्क, तो हम उतना ही लगाएंगे जितना कि ये लग रहा था। लग कितना रहा था? MB साइन थीटा, तो उसके बराबर ही हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है? तो MB साइन थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ? तो थीटा 1 से थीटा 2। तो W इक्वल टू, अब इसमें से बताओ क्या क्या कांस्टेंट होगा? दो चीज़ें बाबू कांस्टेंट है, बोलो क्या क्या? M और B। डायपोल का डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होना है। अब B जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है आपका, यहाँ मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है, सॉरी, ठीक है? ये भी क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो उसको बाहर करते हैं। यूनिफॉर्म हम लोग लिए हुए हैं तो उसको बाहर करते हैं। तो MB अंदर में बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन? माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिख रहे हैं हम, तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा MB माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट पड़ जाएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2। बाबू फिजिक्स अच्छा करना है तो मैथमेटिक्स तो उतना जानना ही पड़ेगा, बिना मैथ के फिजिक्स तो संभव है नहीं। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने लॉज को, मतलब जितने क्वांटिटिव एनालिसिस है उसको इजी करने के लिए मैथ्स का पूरा यूज करता है, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ से MB और इसका क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा तुम्हारा, माइनस को तुम बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ से आपका वर्क डन क्या आ गया? अंदर ले जाओ तो माइनस MB कॉस थीटा 2, ठीक है? और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया था, तो तुम्हारा आ गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहीं पर रहने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है? ये अपना आ गया वर्क डन।
तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करें। अब देखो इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को θ1 से θ2 तक इसको मूव कराने में, ठीक है, θ1 से θ2 तक मूव कराने में। ओके, अब आता है कि इतना वर्क डन, यही वर्क डन इसमें किस रूप में संचित रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ज़रा, हमारा वर्क डन आया है W इक्वल टू -mb cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। अब याद करो क्लास 11 तुमने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ उस चीज़ को। इन क्लास 11 फिजिक्स क्या पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में, तो पढ़ा होगा आपने कि वर्क डेल्टा यू जो होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा और करके डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस का, ठीक है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए, नहीं पढ़ा होगा ज़रूर, याद नहीं होगा देख लीजिए, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमने किसका वर्क डन निकाला है, एक्सटर्नल एजेंट का, समझ में आ रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है तो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू का। डेल्टा यू का मतलब क्या है बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन। ध्यान से देखो बाबू, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, सुनो ध्यान से इसको। और फाइनल पोजीशन क्या था, कौन सा एंगल था, θ2, अब इनिशियल पोजीशन क्या था, θ1, तो u एट θ2 माइनस u एट θ1, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो देखो एज वी नो दैट the work done by external agent is equal to change in potential energy, ठीक है बाबू। तो यहाँ से डालो इसको, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन जो आया है तो mb, और यहाँ से आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। ये क्या है, u θ2 माइनस u θ1, और यहाँ से इसको अंदर ले जाओ और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा mb cos θ1, ठीक है। बात नहीं, अब यहाँ से u θ2 माइनस u θ1, इसको चाहो तो माइनस के माइनस में इसको सजा सकते हो। देखो यहाँ अगर माइनस लोगे तो अंदर में ले जाओ, इधर भी माइनस को, तो माइनस mb cos θ1, ये हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान उधर नहीं इधर दो, गिरना पड़ना लगा रहता है, इधर देखो। अब यहाँ पर माइनस mb cos θ2 माइनस देखो प्लस था तो माइनस को कॉमन ले लोगे तो माइनस अंदर आएगा, लिखना पड़ेगा mb cos θ1। ध्यान से देखो बेटा, u एट θ2 ये वैल्यू मिल गया, u एट θ1 माइनस के साथ वैसा ही ये मिल गया। तो किसी एंगल कोई रैंडम एंगल अगर आप बात कर लें इन जनरल थीटा पे तो कितना हो जाएगा, देखो θ2 पे इतना, θ1 पे इतना, तो इन जनरल ध्यान से देखना, ये सब बातें मैंने लिख दिया है यहीं पे, तो पहले समझा दिया हूँ बस यहाँ। तो देखो इन जनरल द पोटेंशियल एनर्जी
एट एनी एंगल थीटा, कोई एक एंगल थीटा पे देखते हैं, ठीक है। तो थीटा पे अगर देखोगे तो वो चीज़ को नाम देते हैं यू, किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा 2 पे कितना है, माइनस एम बी कॉस थीटा 2, और यू एट थीटा 1 पे कितना है, माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो किसी एंगल थीटा पे कितना हो जाएगा, उसी तरह सजा के बताओ, माइनस एम बी कॉस थीटा। अरे नहीं समझे, थीटा 2 पे तो देखो क्या लगा हुआ है, थीटा 2, थीटा 1 पे तो थीटा 1। वैसे ही कोई एंगल थीटा पे तो ऐसा तुम लिख सकते हो, यू एट एनी एंगल थीटा कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो उसी चीज़ को मैं थीटा अब नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी एंगल एक रैंडम, तो यू उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है बताओ ज़रा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, तो क्या है एम डॉट बी, ये है। समझ आया, समझ गए, ओके। लिखिए इधर, हाँ सुनो, सुनिए सुनिए, हाँ जैसे ध्यान दो कि इसका एक और मेथड है बेटा, ध्यान से समझना, सुनो ध्यान से। जैसे इसका एक मेथड और क्या है कि अगर रिफरेंस एक एंगल 90 लिया जाता है, जैसे तुम देखो ये है तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला, कहाँ गया ये था, जैसे ये है ना, ये इसको अगर एक एंगल 90 लिया जाए, एक एंगल थीटा लिया जाए, ठीक है। जैसे तुम कोई एक रिफरेंस याद होगा, यह बात बंद, जैसे याद होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा। तो जहाँ भी पढ़ा है रेफरेंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है इसको, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मौजूद नहीं है फिजिक्स में। आपका किस चीज़ का डेफिनेशन मतलब कि बताया जाता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का, है ना, बताया गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का आपको फिजिक्स में डेफिनेशन है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, एक न एक को हमको रेफरेंस पोजीशन लेना होगा और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे का निर्धारित करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हैं बेटा, तो उसमें आप क्या करते हैं, धरती माता का पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, 0, समझ आया। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल को क्या मानते हो, 0। वैसे ही इस वाले कंडीशन में 90 डिग्री को रेफरेंस पोजीशन हर बुक हर जगह लिया जाता है, तो वो भी तरीके से करेंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएगा। समझ आ रहा है, यही वैल्यू आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। और अगर तुम वो ना लेके मैंने जो कराया है ये मेथड सबसे बढ़िया है, इससे समझ भी आ जाएगा। यहाँ से हमको दिखता है कि यू किसी थीटा 2 पे इतना है, किसी थीटा 1 पे इतना है, तो किसी थीटा पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये लगा सकते हो। समझ आया। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और सुनो 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 और इसको बाबू पढ़ के आना, ठीक है, चलिए।